हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना शंकर सर और शुरू कर रहे हैं हम लोग एक और वन शॉट लेक्चर जिसमें टॉपिक हमारे पास रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें क्या-क्या कवर होगा सर? तो डेफिनेटली पूरा इम्पोर्टेंट कंटेंट जो सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो भी वन शॉट रहेगा, विद इन टाइम रहेगा। इसके साथ सारे पीवाईक्यूज़ पॉसिबिलिटीज़, एक-एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी जो सीईटी एग्ज़ाम में आने वाला है, ये सारा सब कुछ कवर कर दिया जाएगा एक ही वन शॉट लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 11th का ये टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वो आपको फिजिक्स में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और दोनों सब्जेक्ट में होने के कारण इसका वेटेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। वहां पे आप एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ पे अपने पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो विदाउट डिले शुरुआत करते हैं भाई। क्या कंटेंट से शुरुआत हो रही है? तो सबसे इनिशियल पार्ट में हमें जो देखना है वो देखना है कि हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स क्या-क्या थे और उनके डिस्कवरर्स कौन है। तो जैसे सबसे पहले 1808 में मेरे पास मॉडल आया है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जो कि एक सॉलिड स्फीयर का मॉडल था। इन्होंने कोई एक्चुअल में मॉडल ऐसा कुछ नहीं दिया था, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो हमने ऑलरेडी मोल कांसेप्ट चैप्टर में देख भी लिए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होते, वो इनडिविजिबल होते हैं। हर स्पेसिफिक एलिमेंट का एटम फिक्स होता है और सेम होता है, लेकिन अगर एलिमेंट बदलोगे तो एटम भी बदलेगा। यानी हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटम होता है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला था? इसके अलावा बोला था कि रिएक्शन जो होती है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, नए एटम्स क्रिएट नहीं होते, है वही एटम रीअरेंज होते हैं। तो डाल्टन ने दिया हुआ था डाल्टन्स मॉडल। फिर उसके बाद में जो आया 1897 में, वो आया है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल को ये दो तरह की एनालॉजी दी जाती है। एक तो अपन वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, या तो फिर प्लम के ऊपर जो भी पुडिंग है उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं। तो जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि जिस तरह से मान लो एक वाटरमेलन आपके पास है, उसको आपने बीच में से कट कर दिया, बीच में से इसके टू हाफ करने के बाद ये जो बीच में ये जो एडिबल रेड पार्ट आता है, इसको इन्होंने एनालॉजी दी है प्रोटॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स की। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि जिस तरह से एक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वो सीड्स यानी अपने पास जैसे मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अभी आपको मॉडर्न जो भी है एटम क्या भी जो भी स्ट्रक्चर है वो पता है। यहाँ से पता चलता है कि शायद ये एकदम 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 उल्टा मॉडल था। कैसे? जैसे हमें पता है कि प्रोटॉन्स कम जगह पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह पे होते हैं, लेकिन लेट इट, ये भी एक मॉडल था। इसके अलावा अपना जो अगला मॉडल आता है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसको अपन न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, और अगर एनालॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है। तो क्या कहता है ये सोलर सिस्टम मॉडल? तो ये मॉडल हमें कहता है कि लाइक अवर सोलर सिस्टम, जैसे कि सन सेंटर में होता है और उसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूमते हैं, जो ऑर्बिट्स काइंड ऑफ फिक्स है। तो इसी तरह इन्होंने बोला था कि बीच में तो न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। फिर अपने पास जो मॉडल आता है जिसको अभी क्लास 11th में कुछ ज्यादा पढ़ना है, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये तो डिटेल में आगे देखेंगे ही। नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जो लेटेस्ट एटम का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, वो दिया था इरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने, जिसका हेडिंग है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखने हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सभी लोगों को पता है 3 पार्टिकल्स है जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन, जिसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। इसके अलावा हमें याद रखना है कि प्रोटॉन का जो ओवरऑल चार्ज होता है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, +1। इसका जो मास होता है इन kg1, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। दूसरा जो होता है न्यूक्लियस में रहने वाला, वो होता है न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट चैडविक ने। इसका रिलेटिव चार्ज 0 होता है और इसका मास सेम एज प्रोटॉन होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इन किलोग्राम्स। इसको बोला जाता है चैडविक्स बेरिलियम एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में जो घूमते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने
अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। इसका रिलेटिव चार्ज होता है माइनस और इसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ इन केजीज। यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो बस इतना आएगा कि किस पार्टिकल का डिस्कवरर कौन है या फिर किस पार्टिकल को किस एक्सपेरिमेंट से लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो शायद से आप सभी लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर जिसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो ये एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स। कोई बोलेगा सर प्रोटॉन को ही क्यों एटॉमिक नंबर बोला रहेगा, तो थोड़ा सा समझ लो। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन होता है, किसी एटम पे कोई एनर्जी गिरती है, तो उसके बाद एक वही होते हैं जो चेंज नहीं होते और वो है प्रोटॉन्स। एज अ रिएक्शन कॉन्सिक्वेंस या फिर जो भी एनर्जी गिरती है एटम पे, तो प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो सकता है या फिर आयोनाइज होके बाहर चला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो फिक्स रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जिसको जनरली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होता है सर, तो एटॉमिक मास आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब कोई पूछ सकता है सर एटम में तो 3 पार्टिकल थे, प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था और इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही पकड़ा गया, ऐसे क्यों? तो इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का भी मास कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी अभी अपन ने कंपैरिजन देखा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में 10⁻³ अगर कंपेयर किया जाए तो अराउंड 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो इतना कम मास है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर दिया जाता है। तो बस इसके अलावा मुझे एक और चीज याद रखनी है, अगर मैं बात करूंगा न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में होते हैं 2 लोग, वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और वही कंट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में। तो न्यूक्लियस में जो लोग रहते हैं इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है और इस रिप्रेजेंटेशन को न्यूक्लियाइड बोला जाता है। न्यूक्लियाइड लिखा कैसे जाता है सर, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट एक्स होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में लिखा जाएगा, एटॉमिक मास राइट में लिखा जाएगा, है ना, ऐसा कुछ लिखा जाता है अपर साइड में। तो ये चलता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन यानी न्यूक्लियाइड। एटॉमिक नंबर नीचे के साइड में लेफ्ट में और एटॉमिक मास अप साइड में, या तो राइट या तो लेफ्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा सर, तो देख लो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है सीईटी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 40 एंड 21 न्यूट्रॉन्स। अब कोई गलती से ये ना समझ ले कि ये 21 न्यूट्रॉन्स यानी उसका एटॉमिक नंबर है, वैसे किसी ऑप्शन में दिया नहीं था, हिंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे पता है एटॉमिक मास जो होता है वो होता है, एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। अब क्योंकि 40 मास है, मुझे एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन निकालना है और ये न्यूट्रॉन दिए थे 21, तो इसका मतलब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो वो हो जाएगा 40 माइनस 21 दैट इज 19। कितने ऑप्शन में दिया है, वैसे एक ही ऑप्शन में दिया था, मास इधर सर पे लिखना है ऊपर, एटॉमिक नंबर इधर नीचे लिखना है, तो ये आसानी से पता चल गया कि अपने पास बी ऑप्शन आ गया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे किसी स्पेसिस जो न्यूट्रल रहेगा, कोई अगर स्पेसिस न्यूट्रल है तो उसमें जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा पोटेशियम की, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ऊपर से +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे कम है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ही है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, वो न्यूट्रल है तो मतलब इसका मतलब उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, यानी प्रोटॉन 17 है और ऊपर से उस पर कोई चार्ज नहीं, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी 17 है। लेकिन यही मैं बात करूं कैल्शियम 20 की, तो उसमें नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 है, तो मेरा ऑप्शन था बी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो सीईटी 2025 में रिसेंटली आया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियस में रहने वाले लोग, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। आगे क्या बोला है, हैविंग 29 इलेक्ट्रॉन्स
एंड 34 न्यूट्रॉन्स। जरा बात को समझो, उन्होंने जो अपने को न्यूक्लियस या एटम बोला है वो न्यूट्रल है। अगर उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए उसके पास 29 प्रोटॉन भी रहे होंगे। बराबर है, तो 29 प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन दिए 34, इन दोनों का सम करो, यही दोनों तो होते हैं न्यूक्लियस में, इन्हीं को तो बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, इनका सम करो तो ये हो जाएगा है ना 63, ये ऑप्शन आ गया अपना डी। तो ये आसान से क्वेश्चन सीईटी में आ रहे हैं। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आएगा जो रिलेटेड है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से ही। और वो 3 वर्ड कुछ ऐसे है, एक होते हैं आपके पास आइसोबार्स, एक होते हैं आइसोटोप्स एंड एक होते हैं आइसोटोन्स। इससे क्वेश्चन इनके डेफिनेशन से आता है पहला क्वेश्चन। पहले देखते हैं सबसे आसान आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 3 यानी ट्रिटियम। फर्क क्या है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास का फर्क है। एटॉमिक मास का फर्क यानी टेक्निकली किसका? एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब सब में प्रोटॉन तो एक ही है, एटॉमिक नंबर तो एक ही है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना होता है इनका एटॉमिक मास? इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, इसका मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, इसका 2 है मतलब इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, इसका 3 है मतलब इसके पास 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिनमें प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन अलग होते हैं वो भी आइसोटोप ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका अपोजिट होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी क्या? अब इनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है लेकिन मास 40 होता है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन मास होता है 40, तो जिनका मास जो है वो कैसा होता है? सेम, उनको बोला जाता है आइसोबार्स। सिमिलरली तीसरा सिंपल वर्ड मेरे पास है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियस है इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर सेम है तो वो आइसोटोन्स है। जैसे कि मैं बात करता हूं कार्बन का 14 वाला आइसोटोप जिसका मास 14 हो और नाइट्रोजन का 15 वाला, तो इनमें अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो बराबर मेरे को डिफरेंस मिल जाता है 8 और 8 का। डिफरेंस यानी क्या? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं एटॉमिक मास, तो दोनों में न्यूट्रॉन 8 है, सेम है, तो वो आइसोटोन्स हो गए। देख लो सीईटी में कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। Which from the following statement is not true about isotopes? These are atoms of the same elements, बिल्कुल सही है। They occupy same position in the modern periodic table, बिल्कुल सही है। They have equal number of neutron, they have same chemical property। अगर वो सेम एलिमेंट है, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? न्यूट्रॉन ही तो अलग होते हैं, तो न्यूट्रॉन इनके अलग होते हैं। Which from the following pairs is an example of isotones? अब हमें ढूंढना है आइसोटोन्स क्या है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स होने चाहिए मेरे पास सेम। तो सेम न्यूट्रॉन वाले अगर ढूंढने हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, तो देख लो, कार्बन और कार्बन ये तो आइसोटोप्स है। फिर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बात करूंगा कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इनका मास सेम है, ये आइसोबार है। फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन करता हूं कार्बन 12 और बोरान 11, इनमें गैप देखते हैं सर। 6 और 12 में मेरे पास गैप है 6 का, और 5 और 11 में मेरे पास गैप है 6 का, तो बिल्कुल ये मेरा आंसर चढ़ेगा, दोनों के न्यूट्रॉन सेम आ गए। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ 5 11 और 6 13 में, तो नहीं, इसमें ज्यादा हो रहे हैं उसमें कम आ रहे, तो बिल्कुल मेरा कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था रिसेंटली सीईटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोबार्स? आइसोबार्स वो होते हैं जिनका क्या कहेंगे, एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आइसोबार्स। ओके, दीज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके जरूरी नहीं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, नहीं वो तो आइसोटोप्स होते हैं। दिस हैव डिफरेंट मास नंबर, ये तो गलत बोला। These are atoms of different element, हाँ ये different element होते हैं,
उनका मास सेम होता है, तो न्यूट्रॉन्स के भी जरूरी, न्यूट्रॉन तो अलग हो सकते हैं। हाउ मेनी आइसोटोप्स आर नाइट्रोजन आर फाउंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा जनरल नॉलेज से आया है। नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बता दूं नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है नाइट्रोजन 14 जो बहुत ज्यादा है, अबिंडेंट है। नाइट्रोजन 15 भी थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसके टोटल 2 आइसोटोप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के बारे में क्या सही है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गलत हुआ। सेम पोजीशन बिल्कुल नहीं है, आइसोटोप की बात हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम नहीं है, जो भी रहेगा करेक्ट रहेगा। तो क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही है सर। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट आइसोटोप ऑफ वाटर। हेवीएस्ट आइसोटोप माने जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा आ रहा है। अब ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है, तो चेक किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। आपको पता है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका मास 1, इसका मास 2 और इसका मास 3। मतलब जिसमें ट्रिटियम ज्यादा उसका मास ज्यादा। यहाँ पे दोनों ट्रिटियम है, लेकिन ऑक्सीजन 17 वाला लिया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम है, लेकिन ये 18 वाला लिया है ऑक्सीजन। तो इससे ये ठीक है, ये तो दोनों सेम सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। ये ट्रिटियम लिया है, लेकिन ये ऑक्सीजन का 16। सबसे बढ़िया तो डी है। क्यों सर, इसमें ट्रिटियम लिए है, मतलब इन दोनों का 3+3 मास है, और ऑक्सीजन भी 18 वाला है, तो इसका मास सबसे ज्यादा जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके चलो, फिर अगला कंसेप्ट जो मेरे पास है, जहां से सीईटी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया गया है किसके लिए, ये किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा। अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम जैसा एटम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। इस पे ओवरऑल चार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब क्या कर दिया, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट करे। यहाँ पे इन्होंने लीड का स्लिट रखा पूरी तरफ से, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया रखा। लीड अल्फा पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता है। तो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हुआ, पास होते हुए कहाँ पे गया, गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल इतना थिन था कि मान लो वो एटॉमिक लेवल पे है। अब आगे क्या हो रहा है, कोई भी एटम क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। ये डाउट तो इनको पहले से ही था, यानी पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसा कुछ है। अब जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल जिन पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव था आगे पास हुए, मैक्सिमम 99.9% रेज जो थे, रेज वो स्ट्रेट गए, है ना, वो स्ट्रेट चले गए आगे। इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट जो था, मैक्सिमम पार्ट वो हॉलो था, खाली था। बाद में पता चला कि वो खाली नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करते, तो रेज आ रहे थे, सीधे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे। हाँ, कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था कि ओनली 0.1% जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उस छोटी सी जगह पे जितने रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और वो बराबर कहाँ पे मिला, सेंटर पे। कैसे पता चला, तो इन्होंने ये अंदर साइड में, ये लीड स्लिट के अंदर साइड में जो स्क्रीन रखा था, जिसको सिंटिलेशन डिटेक्टर बोला जाता है, जिंक कोटेड स्क्रीन होता है। क्या होता है इसमें, इस पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ने सॉरी अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं, गिरते हैं, तो उससे कुछ हमें सिग्नल्स मिलते हैं जो हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल गिरे, तो इनको नोट हुआ कि जो बराबर सेंटर है वहां पे ऑलमोस्ट सिग्नल था ही नहीं, सिग्नल था ही नहीं, सिग्नल था ही नहीं, मतलब सेंटर पे कोई पार्टिकल आगे गया ही नहीं। मतलब वो जो पॉजिटिव न्यूक्लियस था वो बहुत छोटी सी डेंस जगह थी। तो ऐसे कुछ इनका कंक्लूजन था। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो अगेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल के ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक हमें सिलेबस में दिए हैं। कौन सा वाला मॉडल सर, सोलर सिस्टम वाला मॉडल। क्या कहा था इसमें कि न्यूक्लियस जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सन के जैसा है, ये मान लो सन है, सन, और इस सन के अराउंड कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे यहाँ पे कौन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, है ना। तो ड्रॉबैक कुछ ऐसा था, जिस टाइम पे मॉडल बोला गया था उस टाइम पे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो स्टडी कर रहे थे करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस के ऊपर।
इन्होंने बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी लूज़ करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो मूविंग पार्टिकल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है तो ये विथ टाइम अपनी क्या करेंगे, अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करते जाएँगे। अगर एनर्जी लूज़ करेंगे तो ये धीरे-धीरे एनर्जी कम होते इनका ऑर्बिटल कम-कम हो जाएगा और ये न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएँगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए। एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस वुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस, वो जाके गिरना चाहिए। दूसरा ये था कि इन्होंने न्यूक्लियस एंड एनर्जीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी उस टाइम पे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ सर? तो आगे चल के बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोर्स ने दो चीजों से इंस्पायर होके या नॉलेज लेके अपना रिसर्च बढ़ा के एटॉमिक मॉडल दिया। वो था, एक था उस टाइम पे डिस्कवरी ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनका ड्यूअल नेचर, और दूसरा था लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जो धीरे धीरे आगे देखना है। ओके, क्वेश्चन क्या आ रहा है सर? क्वेश्चन जैसे आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रदरफोर्ड? ट्रू कौन सा नहीं है? ईच एटम कंसिस्ट ऑफ मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, दिस मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, सही है। इसके अलावा दिस मॉडल डिस्क्राइब्स एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ट्रू बोला है। दिस आर इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रिवॉल्व हो रहे थे बोला था। मैसिव पॉजिटिवली चार्ज बराबर है, मैसिव यानी जिसको मास है, ये तो बोला था बिल्कुल। सेंटर पे है, छोटा सा है, लेकिन उसी को मास है। दिस मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सही है, वो डिस्क्राइब नहीं करता, बात तो सही है। डिस्क्राइब्स एनर्जीज, ये गलत हुआ। अभी अभी तो पढ़ा था कि ये एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो ये ड्रॉबैक था, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। फिर जहां से बोर ने अपना इंस्पिरेशन लिया और अपना एटॉमिक मॉडल दिया, वो पहला था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्या कहता है? तो आपको फिजिक्स में इस पे ऑलरेडी एक चैप्टर है। कौन सा? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जैसे लाइट ट्रेवल करती है तो वो वेव फॉर्म में होती है, मतलब जब कोई चीज ट्रेवल करती है तो वो वेव फॉर्म में करती है, वेव फॉर्म में। लेकिन अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करती है, गिर जाती है, तो उस टाइम पे वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो सिमिलरली अपने जो ईएम रेडिएशंस होते हैं, वो भी जब ट्रेवल करते हैं तो वेव फॉर्म में होते हैं, और जब स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। इसको बोला जाता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। यहाँ से सर अपने काम की चीज क्या है जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन देगी, तो हमें आते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मान लो एक मूविंग पार्टिकल है जो मूव हो रहा है, तो एट अ टाइम वो अपने अराउंड दो फील्ड्स लेके चलता है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वेव, और एक उसको परपेंडिकुलर, मतलब ये वेव्स अगर ऐसे जा रही है तो वो आगे पीछे इस तरह से जाएगा, ये होता है मैग्नेटिक वेव। तो ऐसे कुछ होता है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं? तो यहां से क्वेश्चन तो ये आएगा कि मान लो मेरे पास अगर ये वेव है, तो इसमें ये जो टॉप होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, जो बॉटम होता है इसको बोला जाता है ट्रफ, और ये जो बीच वाली पोजीशन है इसको बोला जाता है रेस्ट पोजीशन। अब इससे मेरे को क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? पहला इंफॉर्मेशन ये है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वेवलेंथ लैम्बडा निकाला गया। वेवलेंथ क्या होता है सर? तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस, या फिर रेस्ट से रेस्ट का डिस्टेंस। क्यों सर? इतने में बराबर एक वेव कंप्लीट हो रहा है, उतने को जोड़ा तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। अगला प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एक गिवन पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव जा रहे हैं, इसको उसका फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। इसका 1 सेकंड है तो सेकंड इनवर्स यूनिट होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट हर्ट्ज के रिस्पेक्ट में इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। इसके अलावा एक पैरामीटर होता है वेव नंबर, जिसको न्यू बार, यानी न्यू इस सिंबल के ऊपर ऐसा बार निकाला जाता है। न्यू बार क्या होता है? तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर मैंने ले लिया, कुछ यूनिट डिस्टेंस, तो उसके बीच में टोटल कितने वेव्स प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ है तो ये मीटर इनवर्स होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास चल के आता है। क्या ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर वेव का लेंथ ज्यादा रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, एक पॉइंट में से कम वेव्स पास होगी।
और वाइस वर्सा, अगर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा पास हो जाएगी, तो ये इनवर्सली होता है। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन सीईटी में आ रहा है, इसको अच्छे से देख लेना। आपको क्या करते हैं, वेवलेंथ देते हैं, वेव नंबर पूछते हैं, तो 1/λ करना है। आपको वेव नंबर देते हैं, वेवलेंथ पूछते हैं, तो ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो 1/न्यू बार हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस वेव के हाइट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, हाइट ऑफ द वेव, रेस्ट से लेके क्रेस्ट। देखो, जैसे क्वेश्चन आया है सीईटी 2025 में रिसेंटली, अभी अभी के फॉर्मूला पे, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 0.25 माइक्रोमीटर, यूनिट पे ध्यान देना है। ऑप्शन मीटर में दिए हैं और ये माइक्रोमीटर है, इसको कन्वर्ट करता हूं। दिया क्या है सर, लैम्बडा यानी वेवलेंथ कितना दिया है, 0.25 माइक्रोमीटर। पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, ये मीटर हो गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, कैलकुलेशन आसान चलने के लिए इसको लिख देता हूँ 25 इंटू 10⁻⁸ मीटर। इसको राइट में शिफ्ट किया तो पावर कम हो गया। अब मेरे पास जो निकालना है वो क्या है, वो है वेव नंबर, और वो होता है 1/λ। इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/25 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1/25, ये -8 ऊपर गया तो +8 हो गया। इसमें से मैं 100 बाहर निकालता हूँ 10⁻², तो ये कितना बचेगा 10⁻6/25। आंसर मिल गया सर, कितना 4 इंटू 10⁻6 है ना, 25 4 से जाएगा, यह ऑप्शन मिल गया आपको बी वाला करेक्ट। तो इतना आसान सा क्वेश्चन भाई साहब सीईटी में आ रहा है। फिर अगला क्या है सर, तो हमने अभी अभी बोला है कि ये जो वेव के पैरामीटर्स है कौन कौन है, जैसे मान लो वेवलेंथ लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट ऑन अर्थ के साथ, तो इसका एक इक्वेशन चल के आता है जो मुझे याद रखना है। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट का डेफिनेशन होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे अपन उसका स्पीड बता सकते हैं। तो अपने पास एक दूसरा VIMP फॉर्मूला बनता है, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। C क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और कितना होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा न्यू क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्बडा क्या है सर, तो ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। तो ये वाले मेरे पास पैरामीटर्स है और इनके बीच में रिलेशन होता है, डायरेक्टली याद रख लेना। जैसे कि एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। इन वेवलेंथ को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखो, तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखो। अगर स्पीड ऑफ लाइट था न्यू इंटू लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, C अपॉन वेवलेंथ। C कितना होता है, तो फिक्स है 3 इंटू 10⁸। तो दोनों कैलकुलेशन करता हूं, जैसे पहले के लिए कैलकुलेट करता हूं, जब अपना वेवलेंथ कितना दिया है 400 नैनोमीटर। लेकिन पहले तो मेरे को बताओ, अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना है तो मीटर में लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ढंग से पहले लिख भी लेता हूं। तो यहां से निकालता हूं मैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसा निकलेगा, फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्बडा। C कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये हो जाएगा कितना, अच्छा 400 है, 400, तो ये है 400 इंटू, ये मीटर पर सेकंड में था ना स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो नैनो के बदले में 10⁻⁻9 लिखता हूँ मीटर। न्यू को सॉल्व करता हूँ, ये बनेगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये कितना था 400, ये 10 टू द पावर ऊपर गया तो ये हो गया +9। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व आप लोग करके देख लेना, जो भी है सही आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला क्या दिया था मेरे को, ये दिया था वेवलेंथ ऑफ 750 नैनोमीटर को कन्वर्ट करके लिखो बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन वेवलेंथ। कैसे सॉल्व करोगे सर, C कितना था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था इसको मीटर में छापते हैं, 750 इंटू 10⁻⁻9 ये किस में आ जाएगा, मीटर में। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आसान से क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन आया है सीईटी 2025 में एकदम रिसेंटली, कैसा क्वेश्चन आया है, तो गिवन को समझो पहले। क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, यानी पर सेकंड के हिसाब से बताओ। ऑरेंज कलर का कुछ लाइट है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, और स्पीड ऑफ लाइट भी सीईटी ने रेडीमेड दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी अभी अपन ने देखा था स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो होता है न्यू इंटू वेवलेंथ। तो न्यू क्या हो जाएगा, C अपॉन वेवलेंथ। C कितना दिया है 3 इंटू 10⁸।
वेवलेंथ कितना दिया है 600, लेकिन सर ये नैनोमीटर में दिया है और ये मीटर पर सेकंड है, तो नैनो हटाने के लिए 10⁻⁻⁹ ये कितना था, ये था मीटर पर सेकंड और ये था मीटर। यूनिट का तो कॉमन सेंस वाली बात है, मीटर से मीटर हट गया, पर सेकंड में बचा। ये -9 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो इसको क्या लिखूं 3 × 10⁸ इंटू 10⁹ और ये नीचे क्या बचा 600। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो पहले तो ये 2 पॉइंट है, ये इसको खा जाएगा 2 से, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो इसको करेगा 10⁻7। फिर इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/6 को, तो या तो इसको 30 कर लेता हूँ, 30 × 10⁻, ये बचेगा 7, वो बचा 7 और ये आया मेरे पास 6। 6 कितने से जाएगा 5 से जाएगा, 5 × 10⁻14 वाला ऑप्शन देख लो, 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स यूनिट बचा था सर, उसी को तो हर्ट्ज बोला जाता है। तो बिल्कुल इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी में लास्ट ईयर पूछा गया है। ओके, फिर इसके अलावा क्या था, तो दूसरा वाला जो बात था जहां से क्या करा है इन बोहर भाई साहब ने अपना मॉडल डिराइव किया है, वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर में मुझे क्या याद रखना है, इन्होंने बोला था, जैसे आपको कंसेप्ट पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, अगर कोई एटम है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेसिफिक पैकेट जिसे बोला जाता है क्वांटा या फिर अनेक वचन में क्वांटम। तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व। तो एक ग्रुप ऑफ एनर्जी, सैचेट ऑफ एनर्जी होता है, इसको बोला जाता है क्वांटम। अब ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है या फिर अपन ये बात को समझ सकते हैं कि एनर्जी जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो इंसिडेंट एनर्जी रहेगा इसका फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो ये एमिटेड एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा रहेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया जाता है वो लिया जाता है एच, इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अपने पास एक और वीआईएमपी फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E क्या है सर, तो E है अपना एनर्जी, H क्या है, तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या लिया जाता है, तो ये याद रखना है, सीईटी देता है वैसे 6.6 × 10⁻34, ये जूल्स में होता है, एनर्जी का यूनिट है जो भी है, जूल पर केल्विन पर मोल के हिसाब से। न्यू क्या है सर, तो न्यू तो अपना फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से भी एक आसान सा न्यूमेरिकल मेरे पास निकल के आता है। एनर्जी H और न्यू देके पूछते हैं, H और E देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही अपीयर हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम में अपीयर हुआ है, क्या है जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है सर, कैलकुलेट द एनर्जी पर मोल ऑफ फोटोन। पर मोल पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा गूगली खेला है पर मोल के बारे में। एक फोटोन का एनर्जी अपने पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। अगर आपको ये होता है एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का, आपको पूछा है एक मोल फोटोन का, तो एक मोल फोटोन है तो हमें तो पता है ना मोल क्या होता है, तो एक मोल फोटोन का अगर एनर्जी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक मोल यानी अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला को मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर भी करने वाला हूँ, नहीं तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके, आगे देखता हूँ, आगे क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है इतना 700 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट मारते हैं 700 इंटू 10⁻⁹ इन मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा। इसको और आसान करना है तो ये 2 जीरो को 100 लिख दो, 7 इंटू 10⁻⁻7 इन मीटर हो जाएगा। आगे क्या दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है और स्पीड ऑफ लाइट भी रेडीमेड मीटर पर सेकंड में दिया है। क्या फॉर्मूला था मेरे पास फॉर्मूला था एनर्जी E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। अरे हाँ, एक आसान सा मॉडिफिकेशन इस फॉर्मूला में ये भी मैं कर सकता था, क्या मॉडिफाई कर सकता था, क्योंकि अपन ने अभी देखा है एज C इज इक्वल टू था न्यू इंटू वेवलेंथ, तो न्यू क्या हो जाएगा मेरे पास C बाय वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एच C बाय लैम्बडा, तो मैं इसको है C बाय वेवलेंथ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये भी इक्वेशन इसी से रिलेवेंट है, इसको याद रख लेना, यहाँ पे वही फॉर्मूला चलेगा, E इज इक्वल टू, लेकिन हाँ यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी तो करना है, H इंटू सी इंटू 1 मोल था इसलिए एवोगैड्रो नंबर अपॉन अपना कितना था, ये जो वेवलेंथ है। अब वैल्यूज पुट करते और सॉल्व करते, आसान सा कैलकुलेशन, एनर्जी निकालना है तो H दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻34,
इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 दिया है। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं, जगह कम है तो। ओके, इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट ये तो हो गया सी। Na कितना होता है तो 6.022 है, तो 6 लेके चलता हूँ, चलो रफली सीट ये तो हो जाएगा काम। 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन वेवलेंथ कितना कन्वर्ट हुआ है अपना 7 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो। रफली अगर मैं सॉल्व भी करता हूं तो इस 7 से बहुत रफली मैं इसको गायब अगर कर दूं तो मेरे पास ई का आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसे। नहीं, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर से। इन पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूँ वैल्यूज पुट करके तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 108 के आसपास ये मिल जाएगा। 108 इंटू ये 10 टू द पावर था मेरे पास -34 इंटू 10 टू द पावर, ये 8 और 23 23 और ये 31 हो गया 10 टू द पावर +31। ये -7 ऊपर गया तो ये हो गया 10 टू द पावर +7। तो 31 32 33 34 3 इसमें से गया तो ये बचेगा 10 टू द पावर 4 में सारे पावर हो जाएंगे कट। मेरे पास बचेगा 108 बटे ये जो आंसर है वो 7 से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये जाएगा 17 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 4। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, ऑप्शन देख के मैनेज कर लूंगा। यस बिल्कुल 1.7 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि ये 17 है तो इसको 1.7 लिखता हूँ तो 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है सीईटी 2025 में। एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछा है सर, वेवलेंथ पूछा है ऑफ अ फोटोन हैविंग वेव नंबर न्यू बार दिया है, न्यू बार दिया है 11516 पर सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया और इसको नैनो में क्या है तो एक ही बार अपन बाद में कवर कर लेंगे ना पूरा। पहले सॉल्व करते हैं। क्या मुझे पता है कि न्यू बार जो होता है वो 1 अपॉन वेवलेंथ होता है, तो देयरफॉर वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1 अपॉन न्यू बार। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वेवलेंथ निकल के आएगा 1 अपॉन ये कितना है 11516। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर नेगेटिव में जाना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको लिखता हूँ 1.1516 को इग्नोर कर देता हूँ इंटू 1.15 अगर मैंने कर दिया तो 1 2 3 4 से शिफ्ट हो रहा हूँ 1 2 3 4 से, तो इंटू 10 टू द पावर +4 करता हूँ। इसको सॉल्व करता हूँ तो +4 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा 1 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब इसका टेबल जाने से रहा, इसका टेबल सही से नहीं जा रहा है तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मान लो क्या, इसको और इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 इंटू 10 टू द पावर -4। ये जो आंसर मेरा आ रहा है ये सेंटीमीटर में चल रहा है अभी भी, है ना। अपन इसको नैनो में करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर आगे सॉल्व किया तो इसका आंसर जो रफली जाएगा मेरे पास 5 से दोनों जाता है, ये आएगा 20, ये आएगा 23। इसको वापस सॉल्व करता हूँ तो इसको अगर मैं 10 करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 11.5। इसको अगर वापस सॉल्व करता हूँ मैं तो ये जाएगा 5 से, इसका हाफ अगर मैं करता हूँ तो वो जाएगा 5 और मान लो 7। ओके, इसको अगर मैं रफली सॉल्व करता हूँ तो इसको कर देता हूँ 50 तो ये हो जाएगा -5। तो 5 10 तो उसका आसपास जो आंकड़ा है वो ये जाएगा शायद से 8 वाला आंकड़ा। ये रफली अगर सॉल्व करता हूँ तो 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर जो मेरा आ रहा है आप लोग ढंग से सॉल्व कर लेना, कोई बड़ा हार्ड वाला कैलकुलेशन है नहीं। तो ये मेरे पास में है 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू, ये सेंटीमीटर्स में है सर। अगर ये सेंटीमीटर में है इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले सेंटी हटा देता हूँ तो सेंटी यानी 10 टू द पावर -2, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -2 ये आ गया मीटर इनवर्स में। अब ये हो गया 7, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर में है। अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे नैनो लाना है तो इसको 10 टू द पावर -9 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 टू द पावर -9 में लेके आ रहा हूँ तो ये नंबर 2 से आगे भी तो बढ़ेगा, तो 8 के आगे कुछ तो एक्स एंड वाई नंबर आ जाएंगे। एक ही ऑप्शन में दिया है वो 868 नैनोमीटर। तो बात को समझ जाओ, ये ऐसा कैलकुलेशन है, थोड़ा ढंग से कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।
फिर अगला जो था जिससे बोर ने अपना मॉडल डेवलप किया वो था अपने पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, ये सिमिलर बात है। दुनिया का सबसे आसान एटम अगर कुछ है तो वो हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन है और ये उसके ऑर्बिटल्स है। अब मैं पूरे राउंड मतलब सर्किल नहीं बनाता हूँ, थोड़े से बना देता हूँ कुछ ऐसे। अब इन्होंने क्या करा, जब इसकी स्टडी करी तो इन्होंने नोटिस किया कि अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे अगर कुछ बाहर से एनर्जी गिरती है तो ये एक्साइटेड होके यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, या फिर यहाँ पे भी जा सकता है। इनको इन्होंने कुछ नंबर दिए। इसको n इज इक्वल टू 1 बोला पहला शेल, इसको n इज इक्वल टू 2 बोला, इसको n इज इक्वल टू 3 बोला, इसको n इज इक्वल टू 4 बोला, एंड आगे n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ऐसे है ना, इसको बोल दिया है। अब ये जो आपके n है, इन्हीं को कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए और वो थे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। तो आप इसको ट्रिक के जैसा याद रख लेना। ट्रिक क्या याद रख लोगे, ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है एल बी पी बी पी। क्या मतलब हुआ सर, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। कोई बोलेगा सर ये जरा समझ में नहीं आ रहा है, ये बीपी बीपी तो सेम अलग अलग आ रहा है। तो याद रखना, अगर दो स्टूडेंट के नाम सेम सेम होते हैं, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो उसका अगला अल्फाबेट देखते हैं उनका अटेंडेंस में नाम लिखने के लिए। मतलब पहला अगर टाई हो गया तो दूसरा वाला देखते हैं। वैसे ही जो पहला आएगा उसमें बी ए और जो पहला आएगा उसमें पी आएगा। तो लाइमन तो एक ही नाम था, बीपी बीपी 2 बार था, तो जो पहले आएंगे वो बी ए और बी ए। सीईटी ऑप्शन तो दे ही रहा है, नाम थोड़ी भूलने वाले हैं अपन। तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड, तो ये अगले वालों के अल्फाबेट आगे होते हैं। तो एल बीपी बीपी इस ट्रिक से मुझे याद रख लेना है इनको। अब कभी कभी सीईटी क्वेश्चन पूछता है कि लाइमन में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका N1 क्या रहेगा और N2 क्या रहेगा। तो बेसिक क्या रहेगा, N1 1 और N2 2 से हो जाएगा। फर्स्ट लाइन, अगर किसी ने पूछा आपको क्या फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बताओ, तो आप क्या बताओगे, लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या है, N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 2, या फिर वाइस वर्सा ऐसे बोल सकते हो। क्या N2 कहाँ से आ रहा है, 2 से, और N1 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। इस तरह से N1 इसके लिए फिक्स होता है। सिमिलरली किसी ने अगर आपको बोला सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर क्या रहेगा, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर यानी कौन सा वाला ट्रांजिशन, क्या बात हो रही है, तो आप क्या बताओगे, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर। बाल्मर का N1 कितना होता है, N1 होता है उसका 2, तो उसके आगे का पहला लाइन रहेगा 3 और दूसरा लाइन रहेगा 4, तो N2 4 से लेके वहां तक आ जाना, 2 तक आ जाना, तो ऐसे बोला जाता है। लास्ट लाइन बोला तो इनफाइनिटी से जहां पे उनका N1 है वहां तक बोल देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाले जो ट्रांजिशन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल से उस ऑर्बिटल में जा रहा है, ये अपन विजिबल लाइट में सारे नहीं देख पाएंगे। सिर्फ बाल्मर ऐसा है जो विजिबल लाइट में अपन देख सकते हैं। मतलब ये सेकंड वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, वही अपन खुली आंखों से विजिबल लाइट में देख सकते हैं। लाइमन के लिए यूवी लाइट चाहिए, बाल्मर के लिए विजिबल, और पाश्चन, ब्रैकेट और पीफर्ड के लिए इंफ्रारेड। तो याद क्या रखना है, यूवी माने यूवी विजिबल, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, आईआर आईआर आईआर। तो याद रख लेना, पहले के लिए यूवी, दूसरे के लिए विजिबल, फिर आईआर आईआर और आईआर में ये ट्रांजिशन दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो क्वेश्चन कितना आसान सा सीईटी 2025 ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सीईटी 2024 का है क्योंकि मुझे याद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व इन विजिबल, विजिबल में तो बाल्मर था सर, अभी अभी देखा है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज हाईएस्ट एनर्जी। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ। हम लोगों को पता है कि जो जिसको अपन ये बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, जैसे कि अपने पास जो भी 7 कलर का मिक्सचर है जिसको अपन विबग्योर बोलते हैं ना, विबग्योर, इंद्रधनुष का कलर जो बोलेंगे अपन, तो ये विबग्योर होता है। इसमें आपको शायद से पता है सिग्नल्स में रेड लाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और ये दूर तक ट्रेवल हो सकता है, दूर से सिग्नल दिखाई पड़ता है। ऐसा कुछ इसके पीछे लॉजिक है रेड लाइट का। तो याद रखना, आपको पूछा है हाईएस्ट एनर्जी, और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन वेवलेंथ होता है, मतलब एनर्जी और वेवलेंथ लैम्बडा का इनवर्स रिलेशन होता है। तो रेड का वेवलेंथ होता है ज्यादा, इसके कारण एनर्जी होता है कम। सिमिलरली ये जो वायलेट लाइट है इसका वेवलेंथ होता है कम और एनर्जी होता है ज्यादा। तो ऑब्वियस है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, वायोलेट।
अगर पूछ लेता सबसे कम एनर्जी किसकी है तो हम रेड बोल देते। तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा याद रख लेना है। फिर चलते हैं असल में कि बोर्स मॉडल था क्या सर, बोर्स मॉडल में ऐसा क्या बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नील बोर ने दिया है, उन्होंने क्या करा, तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी जो अभी रिसेंटली बन रहा था, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इन सबका फ्यूजन कर दिया और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इन पोस्टुलेट से कभी कभी क्वेश्चन उठ के आ रहा है। क्या क्या दिया है, जैसे कि इन्होंने पहले पोस्टुलेट में बोला था और इन्होंने हाइड्रोजन की ही बात करी है, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस की। इन्होंने बोला था कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं यानी कि वो मोशन में है। ये पहली बात बोली थी। द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन और मेनी पॉसिबल पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। इनका रेडियस और एनर्जी भी फिक्स रहेगा। इन पाथ्स को इन्होंने कुछ नाम दिए थे, जैसे इनको बाद में नाम पड़ा है ऑर्बिटल। इन्होंने एक नाम और भी दिया था, स्टेशनरी स्टेट भी बोला था, इसको बोला था स्टेशनरी स्टेट। यानी ये जो ऑर्बिटल है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन ऑर्बिटल वो पाथ फिक्स है। दूसरे में इन्होंने कहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे मान लो ये वाले कुछ ऑर्बिटल थे, ये एक ऑर्बिटल था और ये एक ऑर्बिटल था, अब मैंने आधा ही निकाला, पूरा नहीं निकाला। तो अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, वो अपने आप कम ज्यादा नहीं होती है, जो कि रदरफोर्ड ने बताना भूल गया था, वो ड्रॉबैक था। एनर्जी कम क्यों नहीं होती, उन्होंने बोला था वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन एक बात है, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगर एनर्जी एमिट कर दी तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। फिर तीसरा इसको बोला जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो बोर ने बोला है कि अगर आपने मेरे को एक ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो यहाँ से E1 में था और यहाँ पे E2 में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस पे एनर्जी गिर गई, ये एक्साइटेड होके ऊपर चला गया। अब कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, तो वो हो गया E2 माइनस E1 हो गया। इन्होंने बोला कि ये चेंज इन एनर्जी आप मुझे देख के बता दो तो मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा था, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो उस हिसाब से न्यू क्या हो गया सर, E बाय एच। बस इसी को इधर इन्होंने यूज कर लिया। इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, लेकिन चेंज इन एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको बोला जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। मतलब चेंज इन एनर्जी को अगर प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। फ्रीक्वेंसी से आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो और बाकी चीजें भी निकाल सकते हो। तो क्या था बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी जहां से सीईटी में क्वेश्चन आ रहा है। उन्होंने बोला कि जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट है कि अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी घूम रही है जिसका मास m है, उसका रेडियस है r और उस बॉडी का वेलोसिटी v है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो बोर ने बोला है कि ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस जो आएगा वो इन दी मल्टीपल ऑफ NH बाई 2 पाई आएगा, जहां पे n का वैल्यू कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब क्या क्या पॉसिबल वो एंगुलर मोमेंटम से, तो जैसे n के जगह पे 1 रखो तो h बाई 2 पाई पॉसिबल है ना, n के वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे 1, n का वैल्यू 2 रखा तो 2 से 2 कट जाएगा, h बाय पाई आएगा। n के जगह पे 3 रखो सर तो क्या आ जाएगा, 3h बाय 2 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से MVR यानी एंगुलर मोमेंटम इन्हीं मल्टीपल्स में पॉसिबल है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 2025 में एज इट इज आया है, दिए गए इक्वेशंस में से एंगुलर मोमेंटम का कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो क्या था अपने पास मोस्ट करेक्ट, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। इसके अलावा लिटरली कैलकुलेशन पे भी हमारे पास न्यूमेरिकल लास्ट ईयर सीईटी में आ चुका है एक सेट में। कैसे पूछा था, तो समझो बात को, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब वही MVR बताओ, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पे H का वैल्यू ये भी दे रखा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है। फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब n का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और एंगुलर मोमेंटम MVR का फॉर्मूला क्या होता है, n h बाय 2 पाई। तो n का वैल्यू तो 1 रखा है तो n तो चला गया, n तो 1 रखा है, h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
उन्होंने खुद दे रखा था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई कितना होता है 3.14। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये रफली 3 2 6 गया, 2 से 2 गया, तो ये आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इतना आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हुआ है। अच्छा, इसके कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं क्या सर? बिल्कुल, बोर्स के मॉडल के रिजल्ट्स में भी हमें कभी कभी क्वेश्चन देते हैं। जैसा पहला रिजल्ट उन्होंने बोला था कि ये जो n के वैल्यू है, जिनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ये आपको शेल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे 1 यानी आपके पास होता है के शेल, 2 यानी आपके पास होता है एल शेल, 3 यानी आपके पास होता है एम शेल, 4 यानी अपने पास एन शेल, के एल एम एन शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, शेल्स के बारे में। इन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल निकालनी है तो आप क्या करो, n स्क्वायर इंटू ए नॉट करो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। ए नॉट क्या होता है 52.9 इन पिकोमीटर्स। तो रेडियस ऑफ, जैसे मुझे है ना क्या करना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑर्बिटल के रेडियस में n का वैल्यू कितना लगेगा 1, तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू ए नॉट, तो आंसर आ गया ए नॉट। अगर मान लो मुझे क्या करना था, सेकंड ऑर्बिटल का निकालना था, सेकंड ऑर्बिटल, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे क्या रखो सर 2 रखो, तो आंसर क्या आएगा, r ऑफ सेकंड इज इक्वल टू n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू ए नॉट, तो 4 ए नॉट। ए नॉट का वैल्यू आपको लर्न करने की वैसे जरूरत नहीं होती है, सीईटी ये खुद देता है कि ये 52.9 पिकोमीटर के आसपास होता है। कभी कभी सीधा ए नॉट के फॉर्म में आंसर बताते हैं। तीसरा, आप इसका रिजल्ट ये भी यूज कर सकते हो कि इन्होंने बोला कि अगर आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन एन का स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट का एनर्जी वाला ये वैल्यू है -2.18 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको लर्न नहीं किया तो चलेगा, सीईटी इसको एग्जाम में देता है। जैसे कि मान लो आपको फर्स्ट ऑर्बिटल का एनर्जी निकालना था, फर्स्ट क्यों थोड़ा अच्छा लेते हैं, सेकंड वाले का निकालते हैं, तो n का वैल्यू कितना मिल गया ऑर्बिटल 2। क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ आरएच को आरएच ही रखते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट को, उसकी वैल्यू तो देते हैं 1 अपॉन n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस आर एच डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट्स इट। इतना ही नहीं, मतलब कंक्लूजन ये याद रखा तो भी चलेगा, सिंपल डायरेक्टली याद रखा तो भी चलेगा। क्या कि अगर आपको हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए भी कैलकुलेशन करना है, पहले तो ये समझो व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस माने हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन वाले, यानी 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। हाइड्रोजन में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। एग्जाम्पल बताओ सर, जैसे हीलियम को हाइड्रोजन जैसे बनना है तो उस पर प्लस चार्ज आने को चाहिए। अगर मान लो लिथियम को बनना है तो उस पर 2 प्लस, क्योंकि देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही बचेगा, लिथियम का 3 है, 2 जाएंगे तो एक ही बचेगा। बेरिलियम पे कितना आना चाहिए 3 प्लस, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 जाएंगे तो एक बचेगा। तो क्या करना है, अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या था एन स्क्वायर इंटू ए नॉट, और एनर्जी का क्या था माइनस आर एच 1 अपॉन। अब क्या करना है, रेडियस ऑफ किसी भी एलिमेंट की निकालनी है तो उसको डिवाइडेड बाय जेड करना है, और एनर्जी निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय जेड का स्क्वायर करना है। कैसे, तो एक एग्जांपल को समझो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आपको निकालना है आर एंड एनर्जी किसका, सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस के लिए निकालना है। कैसे सॉल्व करूंगा सर, तो पहले तो निकालता हूं रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो वो क्या निकलेगा रेडियस के लिए n का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिटल था तो 2 का स्क्वायर इंटू ए नॉट तो था ही था, डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, लिथियम का कितना होता है 3, तो आएगा मेरे पास 4 ए नॉट बाय 3। ए नॉट का वैल्यू रखने की अभी जरूरत नहीं है। एनर्जी अगर निकालना होता एनर्जी ऑफ, तो कैसे निकलेगा, एनर्जी निकलेगा क्या, वो था अपना माइनस ऑफ आर एच इंटू जेड का स्क्वायर, लिथियम का जेड कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपॉन एन का स्क्वायर, एन कितना था सेकंड ऑर्बिटल था तो 2 का स्क्वायर। अरे यार ये इधर प्रिंट नहीं हो रहा है, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को 3 का स्क्वायर 9/4 आर एच, और ऑब्वियस है माइनस साइन रहेगा। तो ऐसे आराम से अपन ये वाला याद रखा तो भी चलेगा हाइड्रोजन के लिए भी। क्यों, हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 रखो तो एन स्क्वायर ए नॉट मिला, यहाँ पे 1 रखो तो माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर मिल गया। ओके,
इसके अलावा अल्टीमेटली बोर्स मॉडल का लास्ट पॉइंट मुझे ये याद रखना है कि इससे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का जस्टिफिकेशन मिलता है और इससे अपन 3 चीजें निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी, वेव नंबर निकाल सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। अब इसका डेरिवेशन वगैरह तो कुछ अभी तो बताने से रहा मैं। चेंज इन एनर्जी अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसी को अपन शॉर्टकट में RH बोल सकते थे, रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एनर्जी, इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये जूल में एनर्जी आएगा। सिमिलरली अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, RH नंबर वाला लोगे, रेडबर्ग कांस्टेंट 109677, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। कैसे कैसे N1 और N2 लेना है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पे ये लोग गुगली डाल रहे हैं, वहीं पे अपने को फंसा रहे हैं। कभी क्या बोलते हैं तो देख लेना है ना, 3-4 केसेस है, इसको लाइन में बना रहा हूं। कभी कभी बोल देते हैं हाईएस्ट ट्रांजिशन ऑफ समथिंग, तो हाईएस्ट ट्रांजिशन यानी क्या, तो एन फाइनल क्या लेना है और एन इनिशियल क्या लेना है। हाईएस्ट ट्रांजिशन के बदले में वो वर्ड यूज क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी। हाईएस्ट ट्रांजिशन होगा तभी तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी, अगर ये नहीं तो ये लोग क्या बोल देते हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ, है ना, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ, एनर्जी का अपोजिट होता है उल्टा, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ, इसकी बात करते हैं। तो आपको समझ जाना है एन फाइनल क्या लेना है और एन इनिशियल क्या लेना है। तो अगर ऐसी केस है तो अगर ट्रांजिशन लेना है तो एन इनिशियल जो रहेगा वो आप इनफाइनाइट करोगे, और एन, अच्छा उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, एन इनिशियल जो रहेगा है ना, तो एन फाइनल आप लोग उठाओगे इनफाइनाइट और N1 लोगे उसके लिए जो N1 रहेगा, जो भी सीरीज है, कौन सा वाला अपना लाइमन है, बाल्मर है कि पास्चन है। लाइमन के लिए जैसे क्या होता है, N1 1 होता है, बाल्मर के लिए 2 होता है, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट से ट्रांजिशन करना है, उस सीरीज के N1 के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और इसका रिवर्स, अगर उन्होंने बोला लोवेस्ट ट्रांजिशन या फिर मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप क्या करोगे, उस केस में रिवर्स करोगे। उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका N1 है, जो आपका N1 है, उससे एक ज्यादा वाला लेना है फाइनल, और जो N1 है उसको लेना है इनिशियल। तो इस चीज को याद रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। देख लो क्वेश्चन के फॉर्म में करवा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है सर कुछ ऐसा, ये CT 2025 में पूछा गया है किसी एक सेट में। What is the wave number of a photon emitted during transition from orbit n is equal to 5 to that of orbit n is equal to 2 in hydrogen atom? स्टार्टिंग में N1 था या फिर N इनिशियल था, कितना था 5, बाद में जहां पे भी गया हो वो है आपका N फाइनल, और वो कितना है 2 दिया गया है। रेडबर्ग कांस्टेंट रेडी वेट दिया था, निकालना क्या था, वेव नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 109677 अपॉन 1/n फाइनल का स्क्वायर, फाइनल क्या था 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, कितना स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको आराम से सॉल्व कर लेना, 109677 1/4 माइनस 1/25। इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 109677, ये कितना हो गया, ऊपर सॉल्व करता हूं 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, आगे सॉल्व करता हूं 109677, इधर कितना बच गया, इधर बच गया 21, इधर हो गया 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, है ना, तो ये मेरे पास था 109677 मल्टीप्लाइड बाय क्या था मेरे पास 21 था मान लो, तो हो गया 776901, इसमें प्लस कर दिया 7 2 14 1 15 1 13 1 18 1 19 और 1, ये तो चल गया 0 के जगह पे 1, और ये 2 2, ये 7 11 12 10 13 10 0 3 और ये 2, ऐसा कुछ तो भी बड़ा सा नंबर मेरे को मिल रहा है कि 23032 कुछ तो भी मिल रहा है। अब ये जो 100 था, ये 100 10⁻2 था, ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, -2 माने इसके बाद में पॉइंट लगा देगा, तो ये मेरे को मिल रहा है 23032 वाला आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट ए वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो इस तरह से आसान से कैलकुलेशन होते हैं, बस फॉर्मूला अच्छे से लगाना है और ढंग से सॉल्व करना है। इसके अलावा देखो
एक और थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन आसान है लेकिन शब्दों में गुगली कर दिया। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ लोवेस्ट ट्रांजिशन? देखो लोवेस्ट ट्रांजिशन यानी, और किसके लिए पूछा है? लाइमन के लिए। लोवेस्ट ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? तो असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन था और लाइमन का n इज इक्वल टू ये 2 में था और ये 1 में आ रहा है। तो 2 से 1 में आ रहा है, तो इनिशियली वो 2 में था, बाद में वो कहाँ पे आ रहा है? 1 में आ रहा है। बिल्कुल सही। न्यू बार इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? उल्टा ले लिया। यहाँ पे चलेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे चलेगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। आर एच इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास आंसर मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 से। ओके ओके, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 1, तो ये तो आ गया 3 RH/4, 3 RH/4, 3/4 RH, पहला वाला ही आ गया। तो इस बात का जरा ख्याल रखना, N2 कहाँ से, N1 कहाँ पे, ऐसे देखना क्या क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ लोवेस्ट ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर। चलो यहां से एक और बार देखते हैं कि क्या अपन सही से कर पा रहे हैं। लोवेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है बाल्मर का। पहले तो वापस बात करते हैं। अगर मैं सीरीज की बात करता हूं बाल्मर की, तो उसका मेरे पास N1 जो होता है वो होता है मेरे पास ऑलरेडी 2, और लोवेस्ट है यानी कि जो N2 रहेगा वो मेरे पास रहेगा 3 रहेगा। अब इसको लेके सॉल्व करते हैं और अपना आंसर आ रहा है कि नहीं क्रॉस चेक करते हैं। तो अपने पास क्या वापस वेव नंबर है, वेव नंबर इज इक्वल टू RH इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो वापस देखना, न्यू बार इज इक्वल टू RH 1 फाइनल 3 का स्क्वायर करता हूं माइनस इनिशियल 2 का स्क्वायर करता हूं। इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, न्यू बार इज इक्वल टू RH तो वैसे के वैसे रहा। इसको सॉल्व करता हूं 1/9 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करता हूं, न्यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ RH, ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल यही पे है वो गड़बड़। एज इट इज अपने को लेना है, फाइनल कहाँ पे था, इनिशियली कहाँ पे था। अपन वापस देखते हैं कि फाइनली वो 2 पे पहुंचा है, 2 पे पहुंचा है और वो इनिशियली था 3 पे। बिल्कुल करेक्ट, n फाइनल माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा मेरे को कुछ ऐसा। कैसे, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये आ गया 9, ये 9 इधर जाएगा, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 5 और ये मिल रहा है 36 और ये RH, तो 5/36 RH। बिल्कुल, तो इस चीज को याद रख लेना है। ये जो n फाइनल है ये 2 पे पहुंचा है और इनिशियली ये पे कितने था, तीसरे पे। तो इसको ध्यान से देख लेना है। एक और आसान सा क्वेश्चन देख लो जो थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी यूज करिए। ऐसा क्वेश्चन लेकिन फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में यूजुअली नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक में मिला तो मैंने सोचा अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी है, और मुझे ये चीज याद रखना है कि अगर मैं हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देख रहा हूं तो उसका आंसर आता है -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखना, ये बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जो है, एक्साइटेड होने के बाद जो एनर्जी हुई है, एनर्जी डैश बोलेंगे अपन, वो हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम अपने को इतना तो पता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है m इंटू वी इंटू आर, MVR जो होता है वो होता है NH/4π, ऐसे होता है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है ऐसा भी बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अपने को एंगुलर मोमेंटम यानी NH/4π निकालना है, मतलब यहाँ से सिर्फ n निकालना है सर, n निकलेगा तो आंसर निकलेगा। H/4π तो वो मल्टीपल में होता है। अब मैं देखूंगा इन दोनों में रिलेशन क्या है, 3.4 और 13.6, इसमें क्या रिलेशन है। अपने पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है मेरे पास माइनस ऑफ RH अपॉन, ये होगा मेरे पास हाइड्रोजन के लिए तो छोड़ दो, ये हो जाएगा मेरे पास n है, n का स्क्वायर। बिल्कुल सही, इससे निकलता है अपना एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल माइनस RH 1/n का स्क्वायर से।
एनर्जी कितना दिया है मेरे को फाइनली, वो दिया है -3.4 दिया है, और यूजुअली मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, एन स्क्वायर इधर और इधर भेजता हूँ, तो एन का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा -13.6 डिवाइडेड बाय 3.4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वो मेरे को मिल जाएगा रफली -4, और -4 अगर n का स्क्वायर है तो n इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2, दैट्स इट, बिल्कुल करेक्ट। तो n 2 है तो यहाँ पे 2 रख देता हूं, तो क्या मिल रहा है मेरे को 2h/4 पाई, यानी कि बेसिकली h/2 पाई। तो h/2 पाई कहाँ पे दिया है मेरे को, h/2 पाई, h/2 पाई, अच्छा सीधा सीधा n h/2 पाई ही दे दिया, तो n नहीं देना चाहिए था, h/2 पाई बस देना चाहिए था, वो उन्होंने ऑप्शन सही से नहीं दिया है, दैट इज वो करेक्ट है। वो ऑप्शन उन्होंने टाइप करते हुए क्वेश्चन बैंक वालों ने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। ओके, ये हो गए सारे क्वेश्चंस अबाउट बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के बारे में सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज 100% कवर। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है सर, इतना सब कुछ होते हुए भी ये जो बोहर भाई साहब है, अब रिसेंट में अपने पास इतने अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के टेक्निक्स है जो एटम्स के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, जो बोहर ने नहीं दिया था। दूसरा, इन्होंने जो है वो हाइड्रोजन छोड़ के बाकी लोगों का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन ही नहीं किया, या फिर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के साथ रिलेट हो सका। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बाकी लोगों का इन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो सीईटी 2024 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, एज इट इज नहीं रहते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जीमैन इफेक्ट बोला जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग, इसको स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। तो एक्सप्लेन नहीं किया, ये क्या है हमें नहीं सीखना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिटिंग को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन टिक करना था जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोला जाता है, तो स्टार्क इफेक्ट। इसके अलावा इन्होंने ये भी नहीं बताया कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो अगर बोर्स मॉडल फेल हुआ तो किसी ने कुछ थ्योरी दिया रहेगा, तो वो थ्योरी दिया दो साइंटिस्ट ने, एक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या क्या है, तो पहले देखते हैं जरा इक्वेशंस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि अगर आपके पास कोई m मास का पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v से चल रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेवलेंथ लैम्बडा दिया जाता है h/p। ये डायरेक्टली याद रखना ही वैलिड है, h/p, वेवलेंथ h/p से निकलेगा। और p होता है मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेवलेंथ क्या निकलेगा, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रखो, ये या फिर ये इक्विवेलेंट है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे बोर ने कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता सकता हूं, लेकिन गलती ये हो रही है कि अगर कोई चीज स्पीड में है तो अपन उसका लोकेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लोकेशन चेंज कर रही है। तो अगर मैं स्पीड बताता हूं तो लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, और लोकेशन एग्जैक्ट बता रहा हूं मतलब वो स्पीड मूव नहीं कर रही है एक जगह पे, तभी तो लोकेशन बता रहा हूं। तो फिर एट अ टाइम लोकेशन बताना और एट अ टाइम स्पीड बताना, ये बात कुछ वैलिड नहीं है। तो इसी को बोला जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, क्या इक्वेशन दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम, ये जो अनसर्टेनिटी रहेगी मतलब चेंज रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। ये जो अनसर्टेनिटी रहेगी पोजीशन और मोमेंटम की, वो या तो इक्वल टू रहेगी या ग्रेटर देन h/4 पाई के मल्टीपल में, h/4 पाई के मल्टीपल में रहेगा। अगेन यहाँ पे मोमेंटम के जगह पे मैं मास इनटू वेलोसिटी रख सकता हूं, तो इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन सीईटी 2025 में आया है, वो आया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाले इक्वेशन पे। क्या दिया है सर इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ दिया है, कितना दिया है 54 इन नैनोमीटर दिया है। मास दिया है केजी में, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 9.1 इंटू 10⁻³ इन किलोग्राम, और h का वैल्यू दिया है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, इतना दे रखा है। अपने पास अभी अभी इक्वेशन क्या था डी ब्रोगली का,
डी ब्रोगली ने बोला था वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी यानी मोमेंटम, जिसको मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, एच बाय मास इंटू वेलोसिटी। जरा ध्यान से देखो, मुझे निकालना है वेलोसिटी और सारी चीजें तो दे रखी है, रीअरेंज करता हूँ तो देयरफॉर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, वेलोसिटी इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, एच इंटू एम इंटू एच डिवाइडेड बाय एम इंटू लैम्बडा यानी वेवलेंथ। इसको थोड़ा लेफ्ट में करता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, देखो ध्यान से। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू एच कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ऊपर तो कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है, मास दिया है 9.1, है ना। ऑप्शन मास पर सेकंड है, ठीक है, वो केजी में दिया है, ग्राम जूल और ये नैनोमीटर है। सारों को अगर मैं लेके आता हूँ किस में, एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स में, तो ये मेरे को मिलेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके, केजी को केजी रख के देखते हैं, आंसर मैच नहीं हुआ तो यूनिट चेंज करेंगे, इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया है 58, इसको मीटर में लेके आता हूँ -9 इन मीटर्स, है ना, ऐसे कुछ। पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये -31 इसको खा जाएगा तो ऊपर बचेगा -3, ये -9 ऊपर गया तो +9 हो जाएगा, तो इसको कट हो जाके मिलेगा +3। मेरे पास फ्रीक्वेंसी सॉरी जो बच रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी ना, वेलोसिटी जो बच रहा है वो है 6.6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 3, अच्छा इंटू 58 भी है। वेलोसिटी को सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान से देखना वेलोसिटी कैसे निकलेगा मेरा, वेलोसिटी इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करूँ, चलो इसको 3 से हटा देता हूँ, तो अगर इसको 3 से काट रहा हूँ तो ये 2.2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका 58 का डबल कर लेता हूँ, 58 इंटू 2, 8 दूना 16, 1 5 दूना 10, 116। ओके, मेरे पास मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 116 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आंसर मिलेगा। ओके, इसको केजी का ग्राम करना था, मतलब केजी का करना था ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट में लाना था तो ग्राम करना था, तो 10 टू द पावर मेरे पास कितना बचेगा, किलोग्राम है तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगा, ये वैलिड बात नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखता हूँ, चलो 116 को 1.6 इंटू, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, केजी को एज इट इज रख के फायदा है, इंटू टाइप नहीं ले रहा है, ओके 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस करेगा, नहीं ये केजी रखता -3 का, ओके यस, ये -3 को इधर ही खाने वाला था तो ये कम हो जाएगा, तो नहीं, फिर भी आंसर माइनस में जा रहा है। चलो नंबर नंबर मैच करते हैं, पावर का एक और बार क्रॉस चेक करेंगे अपन, क्या पावर में गड़बड़ हो रही है इस कैलकुलेशन के। गिवन था -31 एच, ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको रफली लिख सकता हूँ 22 इंटू 10 टू द पावर 2 रखूंगा तो इसको लिखूंगा 11, तो 11 दूनी 2 के आसपास वाला आंसर करेक्ट है, और 2 से थोड़ा सा आगे वाला भी करेक्ट है, तो ये 2.12 वाला आंसर तो जाएगा। पावर का एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कैलकुलेशन एज इट इज चलेगा, कैलकुलेशन की एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेनी है ना, और मुझे कमेंट में बता देना क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट दोनों चीजें बतानी है, ये पॉसिबल नहीं है, इसी को तो हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा है, तो इसका आंसर था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उस सेट को ही टफ मान लिया जाएगा, समझो ध्यान से क्वेश्चन कैसे आ रहा है। क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास उतना दिया है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, वो भी इतना एक्यूरेट है, मतलब उसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो कितना रहेगा। तो क्या था अपने पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के हिसाब से था। मेरे को निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब ये, इसको क्या रिप्लेस कर सकता हूं मैं, इसको रिप्लेस कर सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी से, ये बचेगा h बाय 4 पाई, इस सारे को उधर भेज देता हूं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी,
या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में कैलकुलेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वेलोसिटी दिया तो था 300 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसमें एक्यूरेसी कितना है, सिर्फ 0.001। इसका मतलब क्या, 0.001 आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 है मतलब 100 ऊपर आया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.001 इंटू 10⁻²। ये मैं लिख सकता हूं कि ये है अनसर्टेनिटी के साथ असल में वेलोसिटी, वो यहाँ पे रखनी है। चलो सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपने को रेडीमेड दिया है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 इंटू पाए 3.14 इंटू मास कितना दिया अपने को, मास 9 इंटू 10⁻31 इन किलोग्राम इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसको मैं 10⁻³ और ये -5 ही कर देता हूँ, काम हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, -31 और ये -5, ये -36 ऊपर आ गया तो +36। ओके, ये इसको खा जाएगा तो ये 100 बचेगा। डेल्टा एक्स जो मेरे को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ओके, ये भी केजी में दिया है, ये मीटर पर सेकंड है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है केजी, किलो के बदले में 10⁻³ कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा तो 10⁻1 बचेगा ओवरऑल। इसको किलोग्राम में कर दिया ऐसा यूनिट में, 6.6 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36 3.14, इसको काट देता हूँ 2 से, तो ये मेरे पास डेल्टा एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा 2/36 इंटू 10⁻1। पहले तो इन दोनों को हाफ ऑफ कर लेता हूँ, तो ये मिलेगा मेरे को 1, ये मिलेगा मेरे को 16, टेबल में आसान जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 10⁻², तो ये मिलेगा 10 इंटू 10⁻², सॉल्विंग के बाद डिवाइडेड बाय 16। इसको आसान करने के लिए वापस इसको कर देता हूँ 5, इसको कर देता हूँ 8, 8 से जाएगा 0. ये 50 कर देता हूँ 6, 0.6 इंटू 10⁻² के आसपास वाला आंसर मेरे पास सही जाएगा। -2 में तो है, वापस कोई नंबर मिस कर दिया। 6.63 इंटू 10⁻34, ये आ गया मेरे पास 4 इंटू पाई इंटू मास है 9.1 इंटू 10⁻30 इंटू 3 इंटू 10⁻, इसके बदले मिल गया 0.0 इंटू 10⁻², 10⁻³ -5। एक और बार क्रॉस चेक करते हैं फटाफट 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 इस न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन कहाँ पे गलत हो रहा है। ओके, आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेना फटाफट फटाफट, मुझे बता देना आंसर आ क्या रहा है वैसे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻, अच्छा ये सारे नंबर्स भी कट हो गए, वापस नंबर्स डालते इसको सॉल्व करते एक बार, देखते हैं आता कैसे नहीं है। 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय क्या क्या है अपने पास, इधर देखता हूं तो ये था मेरे पास 4 इंटू पाई था 3.14 इंटू मास मेरे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में है, तो 10⁻³ भी लेता हूँ, और फिर ये मेरे पास जो अनसर्टेनिटी आ रहा था वो आ रहा था 10⁻5। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34, इन सारे पावर्स का एडअप कर लेता हूँ, तो ये 3 इसको रखेगा 10⁻², ये -2 इसको खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, 10⁻33, ये इसको खा जाएगा तो बचेगा 10⁻1। 6.6 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9। ओके, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये 3 से इसको 2 कर देता हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2/36 इंटू 10⁻1। इसको अगर नियरेस्ट नंबर में मैं क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता था 20, तो ये हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² में आंसर तो है, लेकिन शायद से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है जो मैच नहीं हो रहा है,
1 से तो जाएगा नहीं, ये 1 से पॉइंट में जाएगा। मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम्स। ओके, इस माइनस वाले को अगर मैंने एज इट इज -3 रखा तो पावर नहीं, नंबर में शायद कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि नंबर का चेंज आ रहा है। तो ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, शायद से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ओके, लास्ट वाला मेरे पास जो है सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे लास्ट वाला जो मॉडल है, किसने दिया था? ये दिया था हेजनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर, जिसको ऑफिशियली श्रोडिंगर साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या इन्होंने यूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो एक तो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा था वेव मोशन। इससे क्या पता चलता है? तो असल में ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन बोला जाता है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है जो एक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर को जोड़ता है अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ। सर हमें क्या क्या याद रखना है? हमें बस याद रखना है श्रोडिंगर इक्वेशन होता क्या है। तो ये होता है एनर्जी E इंटू साई इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन H इंटू साई। क्या क्या मतलब है सर इसका? तो E माने होता है एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी। ये जो साई है, जो दोनों जगह पे लिखा हुआ है, जिसको PSI स्पेलिंग है लेकिन इसको साई पी साइलेंट पढ़ा जाता है, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। और ये वेव फंक्शन को अगर फर्दर हमने सॉल्व किया तो ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलता है? तो असल में अराउंड साई स्क्वायर वगैरह कुछ तो भी होता है, अराउंड साई स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है वो, अराउंड साई स्क्वायर कुछ तो भी मिलता है। लेकिन बस इतना याद रखो, साई है वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एच क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है, जिसको क्या होता है ये स्टडी अपने सिलेबस में नहीं है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर होता है। साई तो वही है ना, त्रिशूल जैसा दिखता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का है ई साई इज इक्वल टू एच साई। अब अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं आगे चल के हायर क्लासेस में, तो यहां से मेरे को कुछ तो भी निकल के आता है जिनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। कुछ करो ना करो, इस टॉपिक से क्वांटम नंबर सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। क्वांटम नंबर्स होते क्या है सर? तो क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अपन बात करेंगे, अगर किसी इंसान का हमारा एड्रेस अगर किसी को देना है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं कि अपना कंट्री कौन सा है, फिर अपन क्या बोलते हैं अपना स्टेट कौन सा है, फिर अपन क्या बोलते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और फिर अपन बोलते हैं कि अपना लोकेलिटी कौन सा है या गांव कौन सा है या घर का एड्रेस क्या है। स्टेप वाइज होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है साइज एंड एनर्जी क्या होता है। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। अगर एन है तो कौन सी शेल समझना है आपको? तो के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है, ये शेल्स होते हैं। ये शेल के एन के नंबर होते हैं। आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो कि किसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और आप लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हो। पहले तो समझ जाओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे। तो एन का स्क्वायर करना है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो 2n का स्क्वायर करना है। एग्जाम्पल बताओ सर, जैसे मान लो आपको पूछा कि एल शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल कैसे निकलेंगे? n का स्क्वायर, n कितना था उसके लिए 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। और अगर पूछा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 टाइम्स करना है n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10, 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। हर ऑर्बिटल में 2 2 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं, है ना। हाँ, एक और चीज, 2 बाहर रहेगा, 2 इंटू एन का स्क्वायर होता है। ओके, फिर अगला क्वांटम नंबर आपके पास क्या होता है सर? इसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर इसको एक और नाम भी होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, और ये आपको इंफॉर्मेशन देता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल या फिर शेप ऑर्बिटल के बारे में। एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल, स्मॉल एल। इसके वैल्यू कैसे निकलते हैं? अगर मान लो आपके पास इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
का वैल्यू अगर आपके पास n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है, तो देयरफॉर l का वैल्यू क्या क्या होता है? तो l का वैल्यू होता है 0 टू n-1, ऐसा कुछ होता है। ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो ये ऑर्बिटल और उसके शेप की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे l इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 पॉसिबल है। 1 यानी s ऑर्बिटल, सॉरी 0 यानी s ऑर्बिटल, 1 यानी p ऑर्बिटल, 2 यानी d ऑर्बिटल, 3 यानी f ऑर्बिटल। तो sp df ऑर्बिटल और उनके शेप की बात करता है। जैसे कि एग्जांपल आपको बोला कि मान लो n का वैल्यू 2 था, तो l के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? तो वो होते हैं 0 एंड 1, 0 टू n-1। अगर मैंने बोला कि n का वैल्यू 3 है, तो l के वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है? तो वो है 0, 1 एंड 2। 0 से लेके n से एक कम तक इसके वैल्यू होते हैं। मतलब n इज इक्वल टू 2 में 0 यानी s सेल पॉसिबल है और p सेल पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 3 यानी 0 यानी s, 1 यानी p, 2 यानी d पॉसिबल है एंड सो ऑन। तो ये जो L होता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर मेरे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है सर? तो ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात करता है। जैसे कि आपको शायद से पता रहेगा, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इनका शेप डंबल होता है। तो इनको px, py और pz ऐसे इनके ओरिएंटेशन के बारे में बात होती है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये स्मॉल m निकलता कैसे है? तो इसका भी है, इफ आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर मान लो क्या है? L है, तो ml के वैल्यू क्या क्या निकलते हैं सर? तो वो होता है -L, 2 प्लस L के बीच में। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लो L का वैल्यू दे दिया 0, तो m का वैल्यू भी 0, क्योंकि +0 और -0 तो सेंस नहीं बनाता। और ये बात को भी समझो, L इज इक्वल टू 0 यानी अभी पढ़ा था s ऑर्बिटल, और s एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसी का नाम हो गया 0। सिमिलरली दूसरी बात, L इज इक्वल टू 1 है, तो m क्या क्या पॉसिबल है? -1, 0, +1। देखो ना, माइनस से लेके प्लस तक। तो अगर मैं बात करूं L इज इक्वल टू 1 यानी p ऑर्बिटल था, असल में 3 p ऑर्बिटल के नाम है, -1, 0 और +1। अगर मैं बात करूं आगे की, तो L इज इक्वल टू अगर मेरे पास 2 होता, तो क्या क्या पॉसिबल होता? m, वो होता -2, -1, 0, +1 और +2। तो देखो L इज इक्वल टू 2 यानी कौन सा ऑर्बिटल हो गया? d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये उनके नाम हो गए। लास्ट वाला क्वांटम नंबर मेरे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मुझे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करवाता है। स्पिन या फिर ओरिएंटेशन ऐसे होता है कि अगर एक ऑर्बिटल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कभी भी अपहेड नहीं निकाले जाते। एक अपहेड और एक डाउनहेड निकाला जाता है। कभी भी दोनों के दोनों अपहेड नहीं निकालते या दोनों डाउनहेड नहीं निकालते हैं। कैसे? ये भी पॉसिबल नहीं है, ये है पॉसिबल। अगर पहला अपहेड है तो उसको प्लस हाफ लिखते हैं, दूसरा डाउनहेड है तो उसको माइनस हाफ लिखते हैं। ये फर्क है दोनों में। तो इनके बारे में कि एक ऑर्बिटल में अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको बोला जाता है प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ। एक ऑर्बिटल में दोनों सेम कभी नहीं होते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आता है सर? तो समझो बात को, ये बोल रहे हैं एक डिजाइनेशन ऑफ ऑर्बिटल बताओ जो क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3 से जा रहा है। n ये शेल का नंबर होता है, तो जो ऑर्बिटल के सामने होता है वही n है। तो पहले तो देखो 4, सब में ही 4 लिखा है, लेकिन l इज इक्वल टू 3 अपने को पता है, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये यानी s, ये यानी p, ये यानी d और 3 यानी f। तो मतलब ये f की बात चल रही है, 4f की बात चल रही है। सिमिलरली व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n शेल? तो पहले तो समझो n शेल यानी n का नंबर क्या? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, k, l, m और n। तो n की बात हो रही है, n की। तो ये हो गई n की बात, इधर n। तो ये अगर n इज इक्वल टू 4 है अपने पास, n इज इक्वल टू 4, तो अपन ने अभी भी बोला था ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं? n का स्क्वायर, यानी ये चलेगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16। इसको अल्टरनेट वे से भी निकाला जा सकता है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2 और 3। 0 टू n-1।
कौन कौन से ऑर्बिटल आ गए, ये यानी s आ गया, ये p आ गया, ये d आ गया एंड f आ गया। s में होता है एक ऑर्बिटल, p में होते हैं 3, d में होते हैं 5 और f में होते हैं 7। सबका सम करो 16 ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी आराम से निकाल सकते हो। अगर ये n 4 है तो ये क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है, व्हाट डज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो असल में मेरे को बता रहा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एक्स मतलब है ना, वो पी एक्स है, पी वाई है कि पी जेड है, काइंड ऑफ वाला थिंग। फिर आता है मेरे पास एक छोटा सा कंसेप्ट, इसको बोला जाता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। सबको पता है एस ऑर्बिटल जो रहता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर पी ऑर्बिटल की बात करूं तो वो डम्बेल शेप में होता है। डम्बेल शेप यानी क्या होता है सर, तो डम्बेल शेप यानी कि दो बलून बीच में पकड़े हुए, लेकिन ये तीन होते हैं, एक पी एक्स के अलोंग, एक पी वाई के अलोंग और एक पी जेड के अलोंग। अगर वही मैं बात करूं किसकी, डी ऑर्बिटल की, तो वो तो पूरे 5 होते हैं। कैसे याद रखना है इनको कि 5 को नाम कैसे देने हैं, तो पहले तो 5 के नाम सीखते हैं। एक्स वाई जेड के 3 कॉम्बिनेशन करो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो एक होगा आपका डी एक्स वाई, एक रहेगा डी वाई जेड, एक रहेगा डी एक्स जेड। बचे आपके पास अभी भी 2 है। इनके नाम थोड़े अलग से याद रखना, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। इसमें सबसे अलग होता है डी जेड स्क्वायर, तो इसका शेप होता है एक डंबल और एक ऐसा स्फेयर जैसा कुछ तो भी, बाकी सब सारे डबल डंबल शेप में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स हैज डिफरेंट शेप, और वही पूछ लिया, डी जेड स्क्वायर का सिर्फ अलग शेप है, बाकी सबका शेप सेम होता है, डबल डंबल टाइप में होता है। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट, इस पे एक ही क्वेश्चन रिसेंटली 2023 में पूछा है नोड्स के बारे में। नोड्स ये उस ऑर्बिटल में की वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं होती, जीरो प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर एंगुलर नोड्स पूछता है तो याद रखना एल, एल होता है वो, एल। एल कहां से पता चलता है वो कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है तो एल इज इक्वल टू 0 काइंड ऑफ। अगर रेडियल नोड्स पूछता है तो वो निकालना है एन माइनस एल माइनस 1, और टोटल पूछता है तो दोनों का सम करो, तो एल से एल कट गया एन माइनस 1। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ नोड, माने टोटल पूछा है 2s में, 2s है मतलब n इज इक्वल टू 2 है, और s इज इक्वल टू कितना है, s इज इक्वल टू है 0, ऐसे कुछ। एस से क्या पता चलता है, एल का इंफॉर्मेशन पता चलता है ना, एल इज इक्वल टू 0। टोटल नोड्स क्या होते हैं, n माइनस 1, तो n है 2 माइनस 1 तो आंसर आ गया 1, तो इसमें 1 नोड रहेगा। एक और क्वेश्चन दे दूं, जैसे पूछो बताओ 3p में कितने नोड्स रहेंगे, तो n का वैल्यू आ गया कितना मेरे पास, n का वैल्यू आ गया है 3। टोटल नोड पूछे मान लो टोटल, तो क्या करूंगा मैं, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2। वही अगर मैं आपको रेडियल पूछता तो कहानी वहां से लेनी है। ओके, अगला होता है आपके पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को दिया जाता है n प्लस एल वैल्यू से। n माने वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल माने एजिमुथल क्वांटम नंबर। एग्जांपल समझो, आपको पूछा है 3s का बताओ, तो जो ये पहला होता है वो n होता है, और ये s बताएगा कि l का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि आपको पता है 0 से लेके, तो n प्लस एल कितना हुआ 3 प्लस 0, तो इसका एनर्जी आ गया 3। सिमिलरली आपको अगर पूछा मैंने कि 3p में बताओ कितना एनर्जी रहेगा, तो n का वैल्यू 3 है और p के लिए s का वैल्यू 1 होता है, s माने कि सॉरी l का वैल्यू 1 होता है, तो एनर्जी कितना आ गया 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ गया एनर्जी। तो ऐसे निकलता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आगे की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझो, सीईटी 2025 में पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर n प्लस एल फॉर 3d, तो n का वैल्यू कितना है 3 और d के लिए l का वैल्यू कितना निकलेगा, तो s p d 0 1 2 2 दोनों का सम करो तो 5, तो मेरे पास क्या मिलेगा 5। अच्छा, इनका सम आ रहा है 5, इनके जैसा सम किसका है ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं बता देंगे वो भी। 4s का 4 प्लस 0 4 रह गया, ये इसका 4p का चलेगा, 4 प्लस p के लिए 1 5, देख लेना क्रॉस चेक कर लेना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एम शेल में ऑर्बिटल निकालने हैं, दो तरीके हैं। एम शेल क्या होता है, के एल एम और एन, 1 2 3 और 4।
ऑर्बिटल निकलते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 2 टाइम्स n का स्क्वायर, तो वो चलेगी 18। तो ये 9 और 18 से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना है तो क्या था, m शेल था, m के लिए क्या था 3, तो l के वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, l के वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2, 3 नहीं पॉसिबल है, 0 यानी s, ये यानी p और ये यानी d। तो s का 1, p के 3 और d के 5, आंसर आ रहा है 9 और इलेक्ट्रॉन 9 दूना 18। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ p ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विथ ये वाला एड्रेस। तो ये पूछ रहा है n इज इक्वल टू 5 यानी 5 रहने दो, m इज इक्वल टू 1 पूछ रहा है तो मतलब वो p की बात कर रहा है, 5p है तो p में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्यों, क्योंकि p यानी टोटल 3 होते हैं और हर किस में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो कितने आ गए, 6 ही इलेक्ट्रॉन आ गए। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर ईच वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखा 2l+1 तो भी चलेगा, नहीं तो एक्सप्लेन करता हूं, मान लो क्यों आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं l इज इक्वल टू 1 की, तो उसके अंदर है ना एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आता है, -1 0 +1। तो इसको उस इक्वेशन में अरेंज करता हूं तो कितने आ रहे टोटल वैल्यू, 3 आ रहे मेरे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं किससे, 2 इंटू एल कितना था इसके लिए 1 +1, तो इसका भी आंसर 3 आ रहा है, तो ऐसे बता सकते हैं अपन। अगला है एक अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक है, ट्रिक। अफबो ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, एक एटम को अपन बिल्डअप कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेस्ड ऑन होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल, जिसको सबको हमें लाइन से देखना है। ऐसे लिखा कैसे जाता है तो आप सभी को पता है, ऐसे लिखा जाता है 1s फिर 2s फिर 2p, 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर उसके बाद 5s 5p 5d 5f। f के आगे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको क्या करना है, इधर से ऐसी तिरछी बराबर पैरेलल लाइनें खींचनी है जो एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, इसके एंड में एरो निकालो। मान लो अपन ने इधर से शिकार करा है तो पहले एरो में कौन चला 1s, दूसरे एरो में 2s, तीसरे एरो में 2 चले लेकिन पहले कौन आया ऊपर से 2p आया, फिर कौन आया 3s आया, फिर कौन आया 3p आया, फिर कौन आया 4s आया। तो यही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट स्पिन ही होने चाहिए, इसको बोला जाता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफिशियल भाषा में 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट लास्ट वाला क्वांटम नंबर एक प्लस ऑफ तो दूसरा माइनस ऑफ होना चाहिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई इन द सेम ऑर्बिटल, लेकिन उसका अपोजिट स्पिन होना चाहिए। हर्ट्ज रूल क्या कहता है, तो ये वही बात है कि अगर 2p में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, p यानी 3 डब्बे होते हैं, तो पहले एक एक भरो और फिर बाद में पेयरिंग करो। ऑफिशियल लैंग्वेज में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल यानी ऑर्बिटल डज नॉट ऑकर अनलेस ईच ऑर्बिटल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सबको एक एक मिलेगा तभी पेयरिंग करो। क्वेश्चन क्या आ रहा है देखो, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर अनलेस हर्ट्ज रूल। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, कौन सा है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इतने आसान से क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। लास्ट में जो टॉपिक मेरे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे नजर आता है। और वही कॉपर क्रोमियम की अगर बात करूं तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का केस है, एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा अलग, ये 3D में 5 और 4s में 1 मिलता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, 4s में 2 3D में 9 होने चाहिए थे, यहाँ पे झोले और यहाँ पे झोले, ये किसके वजह से होता है, तो ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड, और इसके केस में हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, इसके वजह से ये हो रहा है।
ये स्टेबिलिटी का चक्कर है मतलब। फिर उसके बाद में एक लास्ट का वर्ड है मेरे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो माने सेम, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक आसान सा एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये था हाइड्रोजन और ये था हीलियम प्लस। हाइड्रोजन का नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसके दो होते हैं, लेकिन प्लस माने एक ही है, तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सोडियम का नंबर होता है 11, एक प्लस है मतलब 10, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 2 माइनस है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो ये 10 हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी क्रॉस चेक करके देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सोडियम प्लस। सोडियम का नंबर होता है 11, एक प्लस यानी एक कम, तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अच्छा नियॉन चल जाएगा, नियॉन के पास भी 10 ही होते हैं। क्रॉस चेक करना, इसके पास 9 है, इसके पास 12 है, तो वही चलेगा। Identify the element from the following having 6 unpaired electrons observed electronic configuration। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता रहेगा 1s2 2s2 के फॉर्म में। तो इनमें क्योंकि मुझे पहले ही आइडिया है, तो मैं क्रोमियम का आंसर डायरेक्टली बता देता हूं आपको। 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्गोन के जैसा, 3d5 4s1। डी यानी पूरे 5 डब्बे होते हैं, और हंट्स रूल बोलता है कि पहले 1 1 1 भरो, और फिर अपने पास 4s में 1 है, तो ये 5 और ये 6, ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बे में एक, तो 6 अनपेड का आंसर है अपने पास क्रोमियम। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे ये चैप्टर विथ ऑल क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज हो जाता है कवर। स्लाइट लेंदी है, लेकिन एक एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी अपन ने कवर करने की कोशिश करी है। तो थोड़ा पेशेंसफुली इस चैप्टर को पढ़ लेना है, इवन दो आपको बोर हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसको पढ़ लेना है। बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, शेयर करना है दोस्तों के साथ ये कैसा लग रहा है, और है ना, तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। एक लाइन बता के लेक्चर को खत्म करते हैं कि देखो, मेहनत करना अपना काम है, मिले ना मिला ये अलग बात है, मिलना ना मिलना ये तो अलग बात है, मिलना ना मिलना ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो बस यही थॉट के साथ लेक्चर को करते हैं एंड। थैंक यू क्लास।